एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे एक चीज निश्चित है, वो है आपकी सक्सेस। दिस इज योर बरखा मैम, योर कंप्यूटर एजुकेटर। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 के चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक। सो फाइनली डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर सारे सब्जेक्ट के साथ अब आईटी का भी आगाज हो चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं रेगुलरली। टाइम तो आप सभी को पता होगा। सो इसमें बेसिकली हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 के भी टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है। सो वो सारे स्टूडेंट्स जो आज इस सेशन में पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, डियर स्टूडेंट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां से आप प्रीवियस चैप्टर को एक्सेस कर सकते हो। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, सेशन को शेयर नहीं किया है, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर? आगे आने वाले वीडियोस का लिंक चाहिए ना, नोटिफिकेशन चाहिए। सो फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस द वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स और कमिंग लेक्चर्स। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के साथ। मींस आज इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। अभी तक इस चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था कम्युनिकेशन प्रोसेस होती क्या है, कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली किन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की हमें जरूरत होती है, कम्युनिकेशन साइकिल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, जिसमें फीडबैक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अब फीडबैक के टाइप्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टाइप होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, जिसे आज डिटेल में कवर करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और डिस्क्रिप्टिव फीडबैक समझने के पहले एक छोटा सा क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं इस कम्युनिकेशन साइकिल का, जिसमें फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों होता है वो जान ले, फिर हम इस टॉपिक को डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। अंडरस्टैंड? अब आपको ये चीज अच्छे से पता है कि मैम कम्युनिकेशन साइकिल का जो डायग्राम है वो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? इन कम्युनिकेशन साइकिल बेसिकली हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज सेंडर, देन सेकेंड इज एनकोडिंग, थर्ड इज medium or channel through which your message is travel. Now next is decoding or decode, and the last who receives the message which is receiver. Okay, so हमें ये क्लियर है मैम कि इतने बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के टाइम पर कम्युनिकेशन साइकिल में। सेंडर क्या है? सेंडर वो पर्सन है जो मैसेज को क्या करता है, फॉर्म करता है। तो सेंडर इज अ पर्सन हु फॉर्म्स मैसेज, जो मैसेज को फॉर्म करता है, हु फॉर्म्स मैसेज, हु वांट्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर। तो दो या दो से ज्यादा पर्संस की हमें जरूरत होती है व्हाइल वी कम्युनिकेट। इसीलिए हम कम्युनिकेशन को टू वे प्रोसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे सेंडर वो पर्सन है जो मैसेज फॉर्म करेगा। अब मैसेज को फॉर्म करने के लिए वो जिस लैंग्वेज का यूज करेगा वो बेसिकली एनकोडिंग होगा। जिस लैंग्वेज का यूज करेगा और जिस मेथड का यूज करेगा, सपोज रिटन कम्युनिकेशन का यूज कर रहा है ना, तो हमने यहाँ पे ओरल, रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल, देयर आर डिफरेंट मेथड्स जो कि रीड करी थी। तो किस लैंग्वेज में बेसिकली जो सेंडर है वो मैसेज को एनकोड करेगा, मैसेज को फॉर्म करेगा। अब मैसेज फॉर्म होने के बाद ये जो मैसेज उसने रिटन वे में फॉर्म किया हुआ है इंग्लिश टाइप लैंग्वेज का यूज करके, तो बेसिकली वो एक चैनल के थ्रू, वो एक मीडियम के थ्रू, चैनल क्या होगा यहाँ पे, मीडियम, कि किस मीडियम के थ्रू। सपोज आपने व्हाट्सएप पर कोई चैट मैसेज ट्रांसफर करना है, ठीक है, व्हाट्सएप का यूज नहीं करते तो आपको कोई ईमेल सेंड करना है, या आपको फेस टू फेस कुछ मैसेज कन्वे करना है ना, ओरल कम्युनिकेट करना चाहते हो। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, जिसके थ्रू आपका जो मैसेज एनकोड किया गया है सेंडर के थ्रू वो ट्रैवल करेगा। अब ये मैसेज पहुंचेगा किसके पास, जरा जल्दी बताओ, रिसीवर के पास। तो रिसीवर क्या करेगा? तो रिसीवर इज अ पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, हु एक्सेप्ट द मैसेज और हु रिसीव्स द मैसेज, हु एक्सेप्ट द मैसेज। ठीक है, तो अब रिसीवर का काम होगा मैसेज को रिसीव करना। तो जब वो मैसेज को रिसीव कर रहा होगा, उस मैसेज को रीड कर रहा होगा और उस मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा, इंटरप्रेट करेगा कि किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अब उसका रिस्पॉन्स क्या उसे देना चाहिए। तो ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन की जो प्रोसेस होती है, मैसेज को अंडरस्टैंड करने की जो प्रोसेस होती है, वो बेसिकली क्या कहलाती है, डिकोडिंग। तो हमने बेसिकली इतना पार्ट कवर किया था कम्युनिकेशन साइकिल में कि सेंडर, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग एंड रिसीवर। ये अच्छे से समझना, एनकोडिंग सेंडर साइड होती है, डिकोडिंग रिसीवर साइड होती है। अब ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर ने मैसेज तो सेंड कर दिया रिसीवर तक, लेकिन अब ये जो साइकिल स्टार्ट हुई है ये कंप्लीट कब होगी? तो इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली एक और एलिमेंट का हम यूज करते हैं, और वो एलिमेंट होता है क्या? वो एलिमेंट होता है आपका फीडबैक।
जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप रेस्पॉन्स भी कहते हो या फिर आप इसे रिप्लाई भी कह सकते हो, ठीक है। तो फीडबैक जब रेस्पॉन्स बेसिकली यहाँ पर रिसीवर सेंड करेगा, किसको, सेंडर को, तो हम क्या कहेंगे कि ये कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी। तो कोई भी कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट कब होती है, जब रिसीवर फीडबैक सेंड करता है, जब रिसीवर रेस्पॉन्स सेंड करता है। तो जो फीडबैक है वो क्या है, जो ये फीडबैक है बेसिकली हम बात करें बहुत ही इसेंशियल या इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या है, इसेंशियल या इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। अब फीडबैक की इंपॉर्टेंस क्या है वो हमने लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाई है कि फीडबैक की मदद से सेंडर मोटिवेट हो सकता है, सेल्फ अवेयर हो सकता है, गोल ओरिएंटेड हो सकता है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है ड्यूरिंग दिस फीडबैक ना। जैसा भी फीडबैक उसको मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, निगेटिव मिलता है, तो ये सारी इंपॉर्टेंस हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। अब फीडबैक की इंपॉर्टेंस तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब इसके बाद आपकी बुक में दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फीडबैक्स, डिस्क्रिप्टिव, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे किस टाइप का फीडबैक, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या होता है, क्योंकि फीडबैक अलग अलग तरीके से आप देते हो, ठीक है। जो रिस्पॉन्स होता है वो अलग अलग तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का मतलब होता है जब आप किसी रिस्पॉन्स को इलैबोरेटेड वे में देते हो, है ना, तो वो डिस्क्रिप्टिव कहलाता है। मतलब आपने किसी चीज को एक्सेप्ट किया, सेंडर ने कुछ मैसेज भेजा, कुछ कंटेंट आप तक डिलीवर किया और उस कंटेंट को, इस इंफॉर्मेशन को आपने पढ़ा, समझा। अब आपको उसमें कुछ कमी लग रही है तो आप डिस्क्रिप्टिव वे में, इलैबोरेटेड वे में यदि आप सामने वाले को चीजें समझाते हो तो वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कहलाता है ना, डिस्क्रिप्शन वे में। So descriptive feedback includes specific information in the form of written comments or verbal communication conversations that help the learners understand what he needs to do in order to improve. और डिस्क्रिप्टिव जो फीडबैक होता है वो बेसिकली फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। इसका एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज आपको आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। जनरली मैं प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि क्या होता है ना, बेसिकली स्टूडेंट्स को अभी इस टाइम पे स्कूल से प्रोजेक्ट मिलते हैं। अब वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जी जान लगा देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत मेहनत करते हैं ताकि उनके बहुत हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सके वो, क्योंकि प्रोजेक्ट के मार्क्स कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जुड़ते हैं, है ना। तो आपको टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया, अब आपने बढ़िया तरीके से पूरी क्रिएटिविटी, इनोवेशन के साथ में अपना प्रोजेक्ट बनाया, डिज़ाइन किया प्रॉपर्ली, अच्छी गुड हैंड राइटिंग में लिखा, एवरीथिंग, अपनी जी जान लगा दी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, और आपने फिर वो प्रोजेक्ट सबमिट किया टीचर को। अब जस्ट टीचर ने प्रोजेक्ट को देखा, पन्ने पलटे और आपको दे दिया गुड लिख कर, सिंपल, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट सिर्फ ऐसे ही ऊपर ऊपर बना के दे दिया, टीचर ने उनके प्रोजेक्ट को जस्ट चेक करके दे दिया बिना कोई फीडबैक के। तो जब टीचर ने आपको एक छोटा सा रिमार्क देके लीव कर दिया, मतलब आपकी तारीफ भी नहीं करी, आपका प्रोजेक्ट भी नहीं देखा, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फीडबैक था आपका वो जस्ट बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव नहीं था, एक नॉर्मल फीडबैक था, ओके। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक वो फीडबैक होता है जब टीचर आपके प्रोजेक्ट की एक एक लाइन ध्यान से देखेगी, आपकी क्रिएटिविटी को देखेगी, आपकी सारी चीज़ों को समझेगी कि उसने कितनी मेहनत करके ये प्रोजेक्ट बनाया है, एंड एवरीथिंग योर हार्ड वर्क इज मैटर दैट टाइम ना। सो टीचर आपकी उस पर्टिकुलर सारी चीज़ों को समझ के आपको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेगी और बताएगी कि भाई इस पॉइंट को तुम और अच्छे से लिख सकते थे, यहाँ तुमने बहुत बेटर परफॉर्म किया, ये डायग्राम तुमने बहुत अच्छा लगाया हुआ है, इस प्रोजेक्ट की जो तुमने अंडरलाइन वगैरह जो किया हुआ है इसको तुम और अच्छे तरीके से कर सकते, इसको हाईलाइट और अच्छे से कर सकते थे। और जब आपको ये सारी चीज़ें बताती, इसकी फर्दर इंप्रूवमेंट बताती कि इसमें और क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते थे जिससे ये और ज़्यादा अच्छा बन सकता था। मीन्स कि ये जो फीडबैक होगा जो आपको फर्दर इंप्रूव कर रहा है, आपने जो जो कमियां करी उस कमियों को दूर कर रहा है, तो ये डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कहलाता है, जो फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो एक टाइप का हम इसे पॉजिटिव फीडबैक ही कहते हैं, है ना। अब पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक क्या होता है ये भी लास्ट सेशन में मैंने बताया था। पॉजिटिव फीडबैक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है ना, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। वहीं निगेटिव फीडबैक को कभी भी निगेटिव नहीं लेना चाहिए। वो निगेटिव फीडबैक भी आपको क्यों मिला है, उन कमियों को, उन प्रॉब्लम्स को कैसे आप ओवरकम करोगे, सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव फीडबैक ना, तो वो भी आपके लिए जरूरी होता है। तो अब डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्लियर हो गया ना अच्छे से, क्या होता है, इट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ही नीड्स टू इंप्रूव योरसेल्फ, कि आप खुद को इंप्रूव करने के लिए आप उसमें और क्या चेंजेस कर सकते हो।
अकॉर्डिंग टू ब्लैक, हैरिसन, ली एंड विलियम 2003, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी डिस्क्रिप्टिव फीडबैक की। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज मोस्ट पावरफुल टूल फॉर इंप्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग। बहुत सही लाइन यहाँ लिखी हुई है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए बहुत पावरफुल टूल माना गया है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। अंडरस्टैंड? तो ये नाम आपको याद रखना है कि किन पर्टिकुलर पर्सन्स ने ये आपको कहा है कि डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या है, एक पावरफुल टूल माना गया है स्टूडेंट्स लर्निंग के लिए, उनके इंप्रूवमेंट के लिए। इन अदर वर्ड्स, यदि हम इसे एलैबोरेट करें, इसे समझें, सो इट enables स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट देयर करंट अचीवमेंट along with the weakness which need to be improved. And this is the line what I am telling to you कि आप अपनी वीकनेस से सीखो कि अपनी वीकनेस को कैसे आप स्ट्रेंथ में बदल सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ से बहुत डर लगता है, जिनको मैथमेटिक्स इतना बोल सकते हैं इतना डर लगता है उस सब्जेक्ट से कि क्या पता वो 10th क्लास में पास भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बट कंपलसरी सब्जेक्ट तो पढ़ना है, उससे स्किप भी नहीं कर सकते हो आप, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें साइंस से डर लगता है। तो जनरली जो आपकी वीकनेस होती है, उन वीकनेस को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, उन वीकनेस को आप स्ट्रेंथ में कैसे बदल सकते हो। तो इसमें जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आइदर योर फ्रेंड्स, टीचर्स, योर पेरेंट्स, है ना कहीं वो आपको फीडबैक देते हैं कि आपने जो ये गलतियां की, सपोज आपके टेस्ट में कम मार्क्स आए तो आपने बहुत छोटी छोटी सी सिली मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से आपके टेस्ट के मार्क्स कम आए। तो अब टीचर यदि आपको बताती है कि यदि ये मिस्टेक तुम नहीं करते, इसको इस तरीके से सॉल्व करते, देन व्हाट, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, जो आपकी वीकनेस को ओवरकम कर रहा है, बेसिकली आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। अंडरस्टैंड? सो इट इंक्लूड सजेशंस, जिसमें सजेशंस इंक्लूड होते हैं टू हेल्प देम अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, जिसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट सजेशंस, ओपिनियंस होते हैं डिफरेंट पर्सन्स के थ्रू जो आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ाते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन फॉर द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द स्टेप्स टेकन टू फुलफिल देयर गोल्स। अपने गोल को किस तरीके से फुलफिल करना है, आगे किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, बेसिकली वो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक से आपको मिलती है। सो हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड ग्रेड, मार्क्स और कोडेड सिंबल्स। इसमें आप कुछ ग्रेड, मार्क्स या कोडेड सिंबल का यूज नहीं करते हैं, तो जस्ट एक फीडबैक होता है, एक एनकरेजमेंट होता है ताकि बच्चे आगे बढ़ें, अपने लर्निंग स्किल्स को डेवलप करें, क्रिएटिविटी बढ़े, सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल। ओके, तो होपफुली आपको डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, तो क्या लिख कर आओगे भाई? तो देखो जरा आंसर्स क्या लिख कर आओगे, इस तरीके से आपको लिखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आता है जनरली, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, फीडबैक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सो प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट अबाउट देयर लर्निंग। जो भी स्टूडेंट कुछ नई चीजें सीख रहे होते हैं तो वहाँ पे यदि आपके टीचर्स या आपके एल्डर्स कुछ आपको सजेशन देते हैं तो उससे आपको क्या पता चलता है कि आप अपने लर्निंग को डेवलप कर पा रहे हो, है ना, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो और इन्हांस हो रही है। सो प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, उससे आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। नाउ फिल्स द गैप बिटवीन देयर प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड लर्निंग गोल। आपकी प्रेजेंट लेवल पे क्या परफॉर्मेंस है और गोल को अचीव करने के लिए, है ना, आपको और क्या करना है, इस गैप को फुलफिल करता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। आई बात समझ में? मींस आपने का एम, आपका गोल क्या है कि आपको 10th क्लास में टॉप करना है क्लास में। ओके, होता है जनरली, और आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो टॉपर बनना चाहते होंगे, जो 10th क्लास बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं। करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, है ना। तो आपका ये गोल है, आपने ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया हुआ है, तो अब उसके लिए बेसिकली आपको ज़रूरत है गाइडेंस की, आपको ज़रूरत है प्रॉपर स्टडी की, आपको ज़रूरत है नई नई चीज़ों को सीखने की, जो आपको डिफ़िकल्ट लगती है उन्हें और अच्छे से क्लियर करने की, जिसके लिए आपके टीचर्स, जैसे मैं या आपके स्कूल टीचर्स या आपके पेरेंट्स, है ना, वॉटेवर, जो जहाँ से आपको हेल्प मिल रही है वो सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो अब आप अपने गोल को कैसे अचीव करोगे? अब आपके पास में ना कोई कोचिंग है, ना कोई टीचर है, ना कुछ है, बस आप स्कूल जाते हो, जो पढ़ते हो थोड़ा बहुत उसमें ही क्या आप टॉपर बन सकते हो क्या? नहीं ना, आपको स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो इस गैप को कैसे फुलफिल करोगे? तो आपने डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे मैथ्स पढ़ना शुरू कर दिया, आईटी पढ़ना शुरू कर दिया, क्लास में जो पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन साथ ही आपने यहाँ पे स्पेशल अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने लर्निंग कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए आपने यहाँ से भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब जो गैप था आपका बेसिकली टॉपर बनने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो आप कहीं ना कहीं फुलफिल कर पा रहे हो, है ना। टीचर आपको उस तरीके से पढ़ा रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको उस तरीके से सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ कि कैसा भी क्वेश्चन आईटी में आ जाएगा तो आप सॉल्व करके आ जाओगे। तो कॉन्सेप्ट यदि क्रिस्टल क्लियर होगा देन ओनली यू कैन सॉल्व ना। सो
डिस्क्रिप्टिव जो फीडबैक है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, प्रेजेंट उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उन दोनों को देखते हुए उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश करता है। इनेबल्स द स्टूडेंट टू सेल्फ असेस एंड सेट देयर गोल अकॉर्डिंगली। और ऑब्वियस आप खुद को असेस कर सकते हो कि एट प्रेजेंट आपकी क्या परफॉर्मेंस है, और फीडबैक मिलने के बाद आप खुद को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो आपकी अवेयरनेस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फीडबैक पर ही डिपेंड करती हैं। और यदि फीडबैक पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियस कहीं ना कहीं रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होता है ना। So when the student get informative feedback about their work, they get a chance to analyze how they performed, which concepts they have understood clearly, which concepts need improvement. They can make an outline of the areas which need improvement and proceed further with more clarity. Okay, ये वही लाइन्स लिखी हुई जो मैंने अभी आपको बताई है। टीचर यदि आपको कोई भी फीडबैक देती है, आपको बताती है कि आपने ये पॉइंट को गलत लिखा है, इसको इस तरीके से लिख सकते थे, यहाँ इस लाइन को हाईलाइट कर सकते थे, यहाँ डिफरेंट कलर पेन्स का यूज कर सकते थे, इस टॉपिक को और इलेबोरेट कर सकते थे, इन टॉपिक्स को आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। तो ये क्या बता रहे हैं, ये हम कुछ सजेशंस दे रहे हैं ना कि आपके प्रोजेक्ट में आप ये सारी चीजें कर सकते हो, जिससे ये और ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, जिससे आपके स्कोर और ज्यादा हाई हो सकते हैं। सो दीज आर दी पॉइंट्स विच इज वेरी वैल्यूएबल व्हाइल वी आर गिविंग सम डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। नाउ What are the factors essential to giving descriptive feedback? तो अभी तो हमने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता क्या है, क्यों जरूरी है, ये समझा है ना। अब कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए जरूरी होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए एसेंशियल होते हैं, वो समझते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है। सो द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू मेक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इफेक्टिव। गोल ओरिएंटेड, जब भी कोई फीडबैक आपको मिलता है तो वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे सपोज आपका सपना है टॉप करने का क्लास 10th में, तो आपको टीचर वही एडवाइस करे, वही फीडबैक दे जो कि आपके गोल से रिलेटेड हो, जिसके थ्रू आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, है ना। तो गोल ओरिएंटेड समझ में आ रहा है ना, मीन्स आपको वही सारे स्ट्रेटेजीज, वही सारी टिप्स बताई जाए एज ए फीडबैक कि आप अपने जो काम अभी कर रहे हो, जो आपकी प्रेजेंट में जो आपकी परफॉर्मेंस है, उसको आप और कैसे इंप्रूव कर सकते हो, सो दैट यू कैन अचीव योर गोल ना। सो गोल ओरिएंटेड फीडबैक होना चाहिए। फीडबैक शुड बी गिवन कीपिंग द एम ऑफ लर्निंग इन माइंड as students work towards achieving the learning objective. Many a time student are unaware of the learning aim. देखो बहुत सी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने एम की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, मतलब अपना गोल, उनका ऑब्जेक्टिव उनको क्लियर नहीं होता है। उन्हें पता होता है कि उन्हें ये चीज अचीव करना है, लेकिन कैसे अचीव करना है, हाउ, व्हाट स्टेप्स, विच डायरेक्शन, विच पाथ जो उन्हें सिलेक्ट करना है वो नहीं पता होता है ना। तो एक टीचर का, एक उनके एनकरेज करने वाले पर्सन का, बेसिकली जो उनको सजेशन देता है, उनके जो एल्डर वंस होते हैं, उनका ये राइट होता है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उन्हें वो पाथ बताया जाए जिसके थ्रू वो उस गोल को अचीव कर सकते हैं। सो जैसे मैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझा रही हूँ, सो दैट यू कैन राइट एनी आंसर इफ इट कम्स इन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो आप लिख कर आ सकते हो ना। मतलब आपको एक एक्स्ट्रा, हम बोल सकते हैं कि लर्निंग स्किल प्रोवाइड किया जा रहा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक। सो मेनी अ टाइम, बहुत सी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स वो पाथ नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं जिसके थ्रू वो अपना गोल अचीव कर सकें। सो जब भी कोई फीडबैक आपको दे तो वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, so that you can achieve your goal. They should know what their learning aim is and how they are going to achieve it. What is your goal and how they are achieved. This is the main important point which is included in goal oriented. Hope you understand this point. Now actionable. अब actionable का मतलब क्या हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपको सजेशंस मिल गए, आपको बढ़िया फीडबैक मिल गया तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओ। देखो ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए। आपको जिस चीज़ के लिए इम्प्रूवमेंट कहा गया है कि आपको इन इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना है, सो दैट यू कैन अचीव योर गोल, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करना होगा। ऐसा नहीं कि टीचर ने बता दिया कि आप अपने प्रोजेक्ट में ये चीज़ें करना है और आपने फिर करा नहीं, उसको इग्नोर मारा, तो क्या होगा, क्या आपका इंप्रूवमेंट होगा, क्या नहीं होगा ना। आप अगेन वही सेम चीज़ रिपीट करोगे, वही सेम मिस्टेक्स फिर रिपीट करोगे। यदि तुरंत आप उसमें चेंजेस करते हो, तुरंत आपके अकॉर्डिंग, जैसे टीचर ने आपको डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दिया उसके अकॉर्डिंग तुरंत आप उसमें इंप्रूवमेंट करते हो, तुरंत एक्शन करते हो, तो ऑब्वियस क्या होगा, ऑब्वियस कहीं ना कहीं आप सक्सेस की तरफ जाओगे। सो व्हेन स्टूडेंट्स हैव नॉलेज बट डू नॉट नो वेयर टू अप्लाई इट, दे लूज इंटरेस्ट इन लर्निंग। एक चीज़ ये भी होती है कि स्टूडेंट्स को नॉलेज भी होता है कि आपको पता है कि आपको सारी, एक्चुअली क्या होता है ना, जनरली स्टूडेंट्स को बहुत नॉलेज होता है, उन्हें हर एक फील्ड के बारे में पता होता है, जितना उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता ना आजकल ट्रेंडिंग क्या चल रहा है,
उतना स्टूडेंट्स को पता होता है, बिकॉज दे आर अवेयर अबाउट द इन्वायरमेंट ना। आप स्कूल जाते हो, आप मोबाइल और टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हो कहीं ना कहीं, तो दे आर अवेयर अबाउट द थिंग्स। तो हमें नॉलेज तो बहुत सारा होता है, लेकिन उस नॉलेज को यूज कब और कहाँ करना है जिससे आप अपने गोल को अचीव करो, वो नहीं पता होता है। Understand this thing, so hence their experience should be put to use by giving them specific direction. तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या बताता है कि आप अपने नॉलेज को कब और कहां पुट कर सकते हो जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो यदि कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आपको मिले या कोई ऐसा गाइडेंस आपको मिले जिसके थ्रू आपको अपना नॉलेज कहां और किस जगह पर सही तरीके से पुट करना है, सो दैट यू कैन अचीव एनीथिंग, सो कितना बेस्ट हो जाएगा, राइट। सो एक्शनेबल का मतलब समझ में आ गया अच्छे से क्या होगा, कि डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का ये वो फैक्टर है जिसमें बेसिकली आपको अपना नॉलेज सही जगह पर यूज करना है, सो दैट यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ जो आप अचीव करना चाहते हो। क्योंकि नॉलेज सभी के पास होता है, इंटेलिजेंस सारे पर्सन होते हैं, सभी के इंटेलिजेंस का तरीका अलग होता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का मैथ्स बहुत अच्छा है, हो सकता है किसी का साइंस बहुत अच्छा है, हो सकता है किसी को लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, हो सकता है किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। तो दिस इज योर स्ट्रेंथ ना। और वही यदि इसका ऑपोजिट होता है तो हाउ यू ओवरकम दिस थिंग्स। ओके, नाउ यूजर फ्रेंडली। अब यूजर फ्रेंडली का क्या मतलब हुआ, द फीडबैक शुड बी गिवन इन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज सो दैट द स्टूडेंट कैन कॉम्प्रहेंड व्हाट दे आर सपोज टू डू टू अचीव द लर्निंग है। मीन्स यहाँ पर यूजर फ्रेंडली का मतलब सिंपल इतना है कि जब भी कोई आपको फीडबैक दे तो वो फीडबैक कैसा होना चाहिए, वो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। मीन्स यूजर को समझ में आना चाहिए, स्टूडेंट जिसको आप फीडबैक दे रहे हो वो उस लैंग्वेज को समझ सके, वो उसको गो थ्रू कर सके और उसमें फिर फर्दर इंप्रूवमेंट कर सके। यदि आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल या कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज़ करोगे तो भाई वो फीडबैक फिर किसी काम का नहीं होगा। तो सिंपल एंड स्वीट वर्ड्स का आपको यूज़ करना है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के टाइम, जो बेसिकली स्टूडेंट ग्रैब कर सके, समझ सके, उसे क्लियर कर सके, अंडरस्टैंड। सो वही लाइन बेसिकली यहाँ लिखी हुई है कि द फीडबैक शुड बी गिवन इन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, जो इजी हो और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के फॉर्मेट में हो, जिसके थ्रू आपका गोल जो भी आपको अचीव करना है वो आप अचीव कर सकते हो, उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। सो फीडबैक प्रोवाइडेड टू देम विल प्रूव देयर वर्थलेस। ओके, अदरवाइज ऐसा फीडबैक जिसमें आप टफ लैंग्वेजेस का या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज कर रहे हो, तो वो वर्थलेस होगा, उससे फिर कोई फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और स्टूडेंट्स इधर से सुनेंगे और इधर से निकाल देंगे, इस कान से सुनेंगे इस कान से निकाल देंगे, उनके सिर के ऊपर से जाएगी वो बात। लेकिन वही वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो जनरली क्या होता है, स्कूल में जब आप प्रॉपर डिसिप्लिन में रहते हो देन एवरीथिंग विल बी ओके, सब अच्छा होगा, सारे लोग आपकी तारीफ करेंगे, प्रिंसिपल की नज़र में आप टॉप स्टूडेंट रहोगे, क्लास टीचर की नज़र में भी आप बिल्कुल टॉप रहोगे। लेकिन वहीं यदि आप कुछ मिस करते हो, प्रॉपर डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, प्रॉपर ड्रेसअप होके नहीं आते हो स्कूल, प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं रहती है, या फिर आप क्लास में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हो, तो कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट आपका नज़र आता है, आता ही नहीं आता है। अब यदि आपको प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा डांट के उस समय पे समझाएगी तो उस टाइम पे आपको थोड़ा गिल्टी फील होगा, आपको उस टाइम पे थोड़ा एंग्रीनेस भी फील होगा कि यार सबके सामने मुझे डांट पिट रही है। लेकिन वहीं यदि आपकी क्लास टीचर आपको बहुत पोलाइटली और उस लैंग्वेज में समझाएगी जिसमें आपको चीज़ें समझ में आएगी, मतलब एक यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज में, कि ऐसा नहीं चलेगा, स्कूल में आपको सही तरीके से आना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, अदर स्टूडेंट्स को देखो, है ना, आपको अपनी रेपुटेशन बनानी है, आपको हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना है, सो दैट योर जो ड्रेसअप एरिया है, जो आपका मार्किंग एरियाज है, जो आपका डिसिप्लिन है, वो सब चीज़ें मैटर करती है। तो वो चीज़ें आपके ज़्यादा अच्छे से क्लिक होगी और वो बेसिकली आपको समझ में आएगी बातें, तो आप उसमें इंप्रूव करना शुरू करोगे, है ना। तो दिस इज कॉल्ड यूजर फ्रेंडली। अंडरस्टैंड कि वो फीडबैक जो यूजर को इजीली समझ में आ सके और वो उसे अंडरस्टैंड करें और फर्दर अपने गोल को अचीव करने में हेल्प कर सके, दिस इज कॉल्ड यूजर फ्रेंडली। अदरवाइज ऑल थिंग्स आर वर्थलेस, है ना। सो आई जस्ट टेक एन एग्जांपल। अदरवाइज इसका ऑपोजिट भी होता है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको सिर्फ डांट ही समझ में आती है, वो प्यार की भाषा नहीं समझते हैं, है ना। तो जब वो प्यार की भाषा समझते हैं तो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो डांट की भाषा समझते हैं तब वो जाके वो चीज़ों को समझते हैं। तो बात मेरी समझ में आई ना। फीडबैक अलग अलग टाइप का हो सकता है। नाउ टाइमली, अब फीडबैक भी टाइम पर मिल रहा है तो सारी चीज़ सही है, और यदि टाइम निकल गया तब क्या मतलब है। वो बोलते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर उसके बाद फसल उगाने से क्या मतलब है।
तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जब पिंजड़े से पंछी उड़ जाएगा उसके बाद यदि आप कुछ अच्छी बात कहोगे उसको तो क्या मतलब होगा। तो जो भी फीडबैक है वो ऑन टाइम आपको मिलना चाहिए ताकि आप उसमें उसी टाइम पे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, अदरवाइज वो वर्डलेस होगा, वो आपके लिए वेस्ट होगा। तो टाइमली का मतलब समझ में आ रहा है, द स्टूडेंट शुड रिसीव द फीडबैक ऑन टाइम when it is still possible for them to put to use, जब वो आप फीडबैक का यूज कर सकते हो। it needs to be given to them when they are still striving for their goal, not when they have already achieved it। जब आपने अपना गोल अचीव कर लिया उसके बाद यदि आपको फीडबैक मिल रहा है कि आप इसमें चेंजेस कर सकते थे तो फिर क्या मतलब है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टर है जो अगेन इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉन्टिन्यूस। फीडबैक शुड बी गिवन कॉन्टिन्यूसली अलॉन्ग विद इंस्ट्रक्शंस। अब ऐसा नहीं कि एक बार स्टूडेंट को समझा दिया और उसने इंप्रूवमेंट कर ही लिया, ऐसा जनरली जरूरी नहीं होता है ना। कभी कभी हमें कॉन्टिन्यूसली फीडबैक भी देना होता है सो दैट दे कैन इम्प्रूव योरसेल्फ और अपने गोल को फिर वो अचीव कर सकता है। सो फीडबैक शुड बी गिवन कॉन्टिन्यूसली along with instructions. These enables the students to remain focused on their goal. भाई स्टूडेंट्स को ये बताना होता है बार बार, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। होते ही नहीं होते, बताओ। आपको किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, आपको कोई इवेंट अटेंड करना है, या आज बहुत अच्छी मूवी लगी हुई है थिएटर में तो वहाँ आपको देखने जाना है, या वॉट एवर। देखो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर हमें हमारे गोल को कैसे अचीव करना है, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके लिए डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए। मतलब आपको कॉन्टिन्यूसली इंस्ट्रक्शंस मिलते रहना चाहिए सो दैट यू कैन अचीव योर गोल। नाउ नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट। नाउ व्हाट इज कंसिस्टेंट, दैट इज लगातार, ठीक है। सो द स्टूडेंट शुड बी गिवन अ कंसिस्टेंट फीडबैक, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू रिलाई ऑन इट एंड इन टर्न विल नॉट बी एबल टू फॉलो इट। तो कंसिस्टेंसी और कॉन्टिन्यूस ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जनरली ये एक जैसे लगते हैं बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैम, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इट इज द क्वालिटी ऑफ फीडबैक that determines its effectiveness rather than its existence or absence. Feedback must be task oriented, that allows the students to refine their skills, re-engage in their learning and concentrate on their goal. It must channelize their energy in the right direction so that they can self monitor. This will enable them to proceed towards their goal with the minimum supervision. So hope you understand this point कि जो मैंने अभी तक आपको सारी कथा सुनाई है फीडबैक से रिलेटेड, ये उसी पर एक कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लें कि फीडबैक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि फीडबैक डिस्क्रिप्टिव होगा तो वो राइट पाथ के लिए होगा और राइट डिसीजन के लिए होगा और आप अपनी लाइफ में राइट गोल को अचीव कर सकते हो। सो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के फीडबैक्स के बारे में, सो दैट आपको क्या करना है। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, तभी तो आगे आने वाली वीडियोस मिलेंगी ना। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लो। यदि टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।